आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में उपयोग में आने वाले एक आधुनिक क्वांटम ऊर्जा यांत्रिकी सिद्धांत जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा समीकरण है कि किस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन एक ड्यूअल नेचर शो करता है और अपनी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस में। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ टर्म्स जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं: फोटोन ऊर्जा, क्वांटम ऊर्जा, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति और इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। इन सभी चारों चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले चार निम्नलिखित समीकरण लिखे हुए हैं, आपको इजीली बोर्ड पर दिख रहे होंगे। पहला एक समीकरण है कि किसी भी फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। E बराबर एच न्यू, जो कि प्लैंक इक्वेशन कहलाती है, जहाँ पर E प्लैंक एनर्जी है जो फोटोन एनर्जी के इक्वल होती है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। वहीं यदि हम दूसरी ओर देखें, C जो है प्रकाश की वेलोसिटी होती है, C बराबर न्यू इंटू लेमडा, ये प्रकाश की वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आती है कि न्यू इज़ रेसिप्रोकल टू लेमडा, यानी जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे उस वेव की वेवलेंथ कम होती जाती है। दूसरी तरफ E बराबर mc² एक फार्मूला है जिसे आइंस्टीन इक्वेशन कहा जाता है। अगेन यहाँ पर C लाइट की वेलोसिटी है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। m मास ऑफ फोटोन या लाइट पार्टिकल है। P एक हमारा नई टर्म है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। P इक्वल टू होता है m × c, मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम कहलाता है। यदि किसी वस्तु के लिए वेग या वेलोसिटी लिखेंगे तो उसको स्मॉल v से लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक रिलेशन क्रिएट होता है कि न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। अब नंबर 3 पर देखते हैं। डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने एक डी ब्रोगली रिलेशन या इक्वेशन प्रस्तावित किया जिसमें उन्होंने E इज इक्वल टू एच न्यू जो कि प्लैंक ने दिया था और E इज इक्वल टू mc² जो कि आइंस्टीन ने दिया था, दोनों इक्वेशन को बराबर किया। तो इस प्रकार से hc अपॉन लेमडा बराबर mc² जो एक c से एक c कैंसिल कर देता है और h अपॉन लेमडा बराबर p प्राप्त होता है, जहाँ p मोमेंटम या संवेग होता है। तो संवेग बराबर h अपॉन लेमडा इक्वेशन बनी जिसे हम लेमडा बराबर h अपॉन p भी लिख सकते हैं। ये डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है। लेमडा मोमेंटम या p के रेसिप्रोकल होता है। चौथे समीकरण में हम कुछ सिंपल फार्मूले सीखेंगे। जैसा पहले है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में KE लिखते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 mv² होती है, जहाँ पर v किसी वस्तु का वेग होता है। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम PE लिखते हैं उसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी -ZE² होती है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। जब हम श्रोडिंगर समीकरण में आगे बढ़ेंगे तो एक नई टर्म साई आएगी जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, जो किसी वेव के एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति में एक सिंपल वेव मोशन इक्वेशन का यूज़ किया जाता है जो है d² साई अपॉन dx² प्लस 4π² साई अपॉन λ² इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x डायरेक्शन में वेव फंक्शन साई का डबल डिफरेंशिएशन किया गया है। आगे श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है।
काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी P जिसको हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो पक्षांतर करने पर E माइनस वी बराबर हाफ mv² मिलेगा। यदि हाफ mv² में हम ऊपर नीचे m से गुणा करते हैं तो ये इक्वेशन E माइनस वी बराबर m² v² अपॉन 2m हो जाती है। अब चूंकि m भी किसी भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम या संवेग होता है, तो m भी की जगह p आएगा, तो p² अपॉन 2m E माइनस वी बराबर p² अपॉन 2m। अब चूंकि हम जानते ही हैं कि p की वैल्यू डी ब्रोगली समीकरण से h अपॉन लैम्डा ज्ञात की गई थी, तो E माइनस वी बराबर h² अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m प्राप्त होता है। पक्षांतर करने पर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2m E माइनस वी प्राप्त होता है, जो कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के व्युत्पत्ति में लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h² अपॉन 2m E माइनस वी प्राप्त हुआ। अब सरल वेव तरंग समीकरण के अनुसार x दिशा में किसी भी वेव इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करने पर d² साई अपॉन dx² प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई बराबर 0 होता है, जहाँ लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है h² अपॉन 2m E माइनस वी होती है। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखने पर इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, del² साई अपॉन dx² प्लस 4π² साई अपॉन h² 2m E माइनस वी बराबर 0। मल्टीप्लिकेशन करने पर x डायमेंशन में श्रोडिंगर समीकरण प्राप्त होगा, del² साई अपॉन dx² प्लस 8π² m अपॉन h² E माइनस वी साई इक्वल टू 0। और x बाय z तीनों डायमेंशन में यदि श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा, del² साई अपॉन dx² प्लस del² साई अपॉन dy² प्लस del² साई अपॉन dz² प्लस 8π² m अपॉन h² E माइनस वी साई इक्वल टू 0। नीचे आखिरी में del² साई, जिसे कैपिटल V के ऊपर बार के रूप में दिखाया गया है, उसका स्क्वायर साई प्लस 8π² m अपॉन h² E माइनस वी साई इक्वल टू 0 लिखा गया है। डेल स्क्वायर को लैप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। इसकी वैल्यू del² अपॉन dx² प्लस del² अपॉन dy² प्लस del² अपॉन dz² होती है। अब लैप्लास ऑपरेटर के फॉर्म में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होती है, del² साई प्लस 8π² m अपॉन h² E माइनस वी साई इक्वल टू 0। यदि हम इस समीकरण का पक्षांतरण करते हैं तो ये समीकरण होता है del² साई बराबर माइनस 8π² m अपॉन h² E माइनस वी बराबर E माइनस वी इंटू साई। समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा, माइनस h² अपॉन 8π² m del² साई बराबर E माइनस वी इंटू साई। V पोटेंशियल एनर्जी को पक्षांतर करने पर यह माइनस से प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगी और समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, माइनस h² अपॉन 8π² m del² प्लस V बड़ा ब्रैकेट इंटू साई बराबर E साई। तो कुछ समीकरण h साई बराबर E साई प्राप्त होता है, जहाँ पर E आइजन फंक्शन कहलाता है, जो कि वेव फंक्शन के लिए आइजन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और H हैमिल्टन ऑपरेटर या हैमिल्टन आइजन फंक्शन कहलाता है। यह हैमिल्टन साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसकी वैल्यू माइनस h² अपॉन 8π² m del² प्लस V होती है।
अब हम श्रोडिंगर वेव समीकरण के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल जैसे पार्टिकल की स्थिति एवं दिशा की व्याख्या करने में श्रोडिंगर वेव समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2 टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एवं साई जो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है की कैलकुलेशन में किया जा सकता है। नंबर 3 एटॉमिक एवं मॉलिक्यूलर संरचना की स्टडी में किया जा सकता है इसका उपयोग। और चौथे नंबर पर है त्रिविम में यानी 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूलर मोशन, आणविक गतियों के एनालिसिस एवं निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आशा है कि कक्षा 11, 12 और बीएससी, एमएससी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को श्रोडिंगर वेव समीकरण समझ में आया होगा, ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।